अंक तेजी का आना बाकी है। आज उनसे जब आपकी मुलाकात हुई, रिदम हमेशा एक बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ मार्केट पर बात करते हैं, वो कितनी और पॉजिटिव हुई है कि किस तरह का सेंस मिल रहा है उस चर्चा में? हजदा, जो चीज़ निकल कर आई, देखिए 10 साल में 3 चीज़ें नहीं बदली हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर, 10 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, 10 साल से रिदम का व्यू मार्केट पर, और 10 साल से रिदम की फिटनेस। तो वो तीनों की दोनों इंटैक्ट है। और जो मेरी कॉन्वर्सेशन निकल कर आई, मुझे ये निकल कर आया कि अगले 5 साल भी वो तीनों चीज़ें इंटैक्ट रहने वाली हैं। और रिदम पहले व्यक्ति थे अमंग द बिगीज जिन्होंने ये चीज़ 2015 में कही थी। मुझे वो रिपोर्ट अब तक याद है, और मैंने वो इंटरव्यू में लेकर भी आया था मैं, जब उन्होंने कहा था, मुझे वो रिपोर्ट अब तक याद है कि दिस इज़ इंडियाज़ 401k मोमेंट। 401k मोमेंट क्या होता है? जो यूएस में पेंशन फंड्स होते हैं उनको हम 401k कहते हैं। उनको जब बहुत पहले की बात है, 30-40 साल पहले की बात है, जब इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने का मौका दिया गया था, वहाँ से यूएस में एक बहुत बड़ी बुल मार्केट आई थी। इंडिया में ये मौका आया था करीब 2015-16 में अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसके बाद से डोमेस्टिक पैसा शुरू हुआ। उसमें ऑब्वियसली हॉकी स्टिक करवाया कोविड के बाद, 2020 के बाद। 2020 के बाद हमारी मार्केट धीरे धीरे, और अब तो हमारी मार्केट पूरी एक तरीके से रिटेल फ्लोज पे डिपेंडेंट हो गई है। जब मैं ये इंटरव्यू कर रहा था तभी वो म्यूचुअल फंड का नंबर भी फ्लैश हो रहा था स्क्रीन पर। तो वो एक और, मतलब देखिए कई बार चीज़ होती है ना, हम जिस पर बात कर रहे थे एकदम एग्जैक्टली वही नंबर भी सामने आ गया। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सुनने को मिली। एक काम करते हैं, एक छोटा सा अंश सुनाते हैं आपको, उसके बाद ये पूरा शो आपको आज शाम को, और एक्चुअली कल पूरा दिन आपको शो सुनने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए एक छोटी सी हाईलाइट सुनाते हैं। मोदी 3.0 अब एक रियलिटी है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज बैक इन द प्राइम मिनिस्टर सीट, और उनकी कैबिनेट की स्वेरिंग हो चुकी है। अब मार्केट जानना चाहेगा कि अगले 5 साल मार्केट किस तरीके से रहने वाला है, और इसके लिए हमारे पास है एक ऐसे शख्स जिन्होंने बहुत बखूबी पिछले 10 साल की बुल मार्केट को पकड़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉर्गन स्टैनली के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई। थैंक यू सो मच रिदम, आज हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और आपने एक लगातार एक लाइन पकड़ी थी कि ये साल नहीं, ये दशक और अगले कुछ दशक इंडिया के हैं। मोदी 3.0 की वापसी के बाद क्या अब उस पर एक मोहर लग रही है? ऑफ कोर्स मोहर तो लग गई है। अगले 5 साल के लिए मुझे लग रहा है और प्रोग्रेस होगा देश का। तो ये तो बुल मार्केट चलते रहेगा। बुल मार्केट चलता रहेगा। तो पिछले 5-6 सालों में मार्केट ने काफ़ी गेंस किए हैं। क्या बहुत लोगों को लगता है कि क्या ऑलरेडी काफ़ी गेंस फ्रंट लोडेड तो नहीं हो गए हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ से भी मार्केट अच्छे रिटर्न्स देगा? अनुज, पिछले 5 साल में निफ्टी ने कुछ 15 या 16% का कंपाउंडिंग किया है। इतना भी भयंकर रिटर्न नहीं हुआ है। अर्निंग्स में भी आप देखो, कंपनी की आय में भी उतना ही कंपाउंडिंग हुआ है, 15 से 16%। तो ऐसा कुछ मार्केट इतना भी तेज़ी से नहीं बढ़ा है जितना ऐसा लगता है, क्योंकि लोग पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हो, लेकिन आपने 2022 में कुछ नहीं बनाया था, राइट? तो वो चलते रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये अगर ये पूरा बुल मार्केट है तो समय के अनुसार हम कहीं यहाँ पे हैं, लेकिन रिटर्न के अनुसार जो आपको रिटर्न मिले वो कहीं यहाँ पे है। तो काफ़ी अभी और इसका तय करना बाकी है। तो ये चलेगा अभी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद है, जब हमारा पिछला इंटरव्यू था उसमें आपने कहा था कि मार्केट के पास एक ही रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क। हालांकि ये एक बेस केस है कि नरेंद्र मोदी विल कम बैक, लेकिन जब तक इट्स नॉट डन। मुझे वो अच्छे से याद है। एक बार के लिए थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन हो गया था मार्केट को, ट्यूसडे को मार्केट काफ़ी गिरा भी। अभी भी मार्केट में एक रिस्क ये है कि ये अभी भी फुल मेजोरिटी वाली सरकार नहीं है बीजेपी की, एक एनडीए की सरकार है। तो क्या पॉलिसीज़ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कंपेयर टू जो पहले पॉलिसीज़ थी उसके मुकाबले? पहले हम पॉलिटिक्स की बात कर लें, फिर पॉलिसी पे आए। तो हम क्या है ना, बिगड़ गए 2014 और 19 के कारण। आप पिछले 35 साल का हिसाब देखो, ओके, 89 के साल से लेके 2014 तक ये देश ने सिर्फ कोएलिशन सरकारें देखी हैं। बिल्कुल। ओके, जो भाजपा की सीट है, ओके, ये नरसिम्हा राव की सरकार की तुलना में है, राइट? उनकी सरकार चली थी 5 साल, वो भी कोएलिशन थी। तो मुझे कोई शक नहीं है ये 5 साल चलेगी। दूसरी बात,
नरसिम्हा राव ने किया था पूरा सुधार, रिफॉर्म्स किए थे, उनको कोई बाधाएं नहीं हुई, तो इनको क्यों होगी? 98 में और 99 में भी नहीं हुई थी कोई बाधाएं वैसे अगर देखा वहाँ तब तो बीजेपी की तो बहुत कम सीट्स थी। ठीक है, आप 98-99 को छोड़ो, 97 का बजट याद करो, वो जो चिदम्बरम का बजट था, ड्रीम बजट। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए ओके, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। ओके, तो मुझे कोई बाधा नहीं दिख रही है। एक पहली बात मेरे कहने की है, मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये सरकार 5 साल चलेगी। ओके, दूसरा मेरा ये कहना है कि जो सुधार हो रहा है इकोनॉमी में वो चलते रहेगा और गति यहाँ से बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ओके, तो इसमें बाजार को पॉजिटिव सरप्राइज मिलने वाला है, बाजार को पॉजिटिव सरप्राइज मिलने वाला है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फिर यहाँ से मैं पढ़ रहा था आपकी रिपोर्ट, वैसे बहुत शानदार रिपोर्ट लिखी है रिदम आपने। आप कह रहे हैं कि इंडिया का जीडीपी 6.8% और सीपीआई 4.5%। ये करीब आपका एक एस्टिमेट है। FY26 के लिए आप ईपीएस शायद कंसेंसस से 5% ज़्यादा लेकर चल रहे हैं। इतने बुलिश क्यों हैं? तो इसमें हमें अभी पॉलिसी का डिस्कशन लाना पड़ेगा। ओके, तो मेरे हिसाब से ये मैं थोड़ा अभी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुधार तो बहुत क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन 4 जिस पे मेरा जो केंद्र है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ। पहली बात कि मैक्रो स्थिरता पे ध्यान रहेगा, वो केंद्र हटने वाला नहीं है। मैक्रो स्थिरता से क्या हुआ है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई का दर है, वो नीचे आया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महंगाई की दर में जो ऊंचा नीचा होता था, वॉलेटिलिटी, वो एकदम से थम गई है। उसके कारण हमारे शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी कम हो गई है, हमारे करेंसी बाजार में करेंसी मार्केट तो एकदम वोलेटाइल रह ही नहीं है, बॉन्ड मार्केट में भी। अगर आप देखो आज की तारीख में पिछले 12 महीने की निफ्टी की वॉलेटिलिटी यूएस मार्केट से कम है। हम तो इमर्जिंग इकोनॉमी है, वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन उल्टा बिहेव कर रहे हैं। हम लोग डेवलप की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इसका जो श्रेय जाता है वो सरकार की मैक्रो स्थिरता पे जो केंद्रित है उस पे जाता है। तो ये मुझे लगता है ये बरकरार रहेगा। ठीक है। तो ये जो अब इलेक्शन के तुरंत बाद आप देखोगे मार्केट में कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स चलने लगे। जबरदस्त। हाँ, क्योंकि लोगों का मानना था कि अब सरकार ये जो आय आती है उसको अब वो बांटेंगे। मुझे नहीं लगता है वो होगा। ना तो भाजपा की फिलॉसफी है, ना उनकी पॉलिसी है कि ऐसा करें। और इससे करने से कोई गरीबी नहीं हटती है। देखो, इसके पिछले 70 साल में ही हम कर चुके हैं। गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग थे वो उतने ही रहे। पिछले 10 साल में करीबन 10 से 15% लोग उठे हैं, क्योंकि उनको आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। पैसे बांटने से कोई गरीबी कम नहीं होती है। अगर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो तो लोग गरीबी से ऊपर। आपका एक व्यू भी रहा है कि एक इक्विटेबल ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है पॉलिसी का केंद्र वो है जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, 2 तरह की है। एक तो आपकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप हर घर जल ला रहे हो, घर पे सोलर पैनल्स लगा रहे हो, ये जो है ये दोनों के कारण मेरे हिसाब से ग्रोथ बना रहेगा। तीसरा जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो फोकस है, उससे आई थिंक उससे जॉब क्रिएशन होगा। ओके। और चौथा जो है वो है ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। तो ये जो 4 पॉलिसीज है, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कोई फेरफार होने वाला है, गति और बढ़ेगी। तो उससे कॉर्पोरेट की आय में, उनके प्रॉफिट्स में काफ़ी पॉजिटिव असर। 5% का डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन मैं अगर आप बोलो 3 साल का व्यू आप पकड़ो ना, 1 साल का व्यू छोड़ दो, 3 साल का व्यू पकड़ो, तो मेरे जो एस्टिमेट्स है ना, वहाँ से भी ऊपर रिस्क है। ओके, अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर एक तो पहले बात करते हैं नियर टर्म की। आप सेंसेक्स टारगेट लेके चल रहे हैं इस साल का 82,000, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगले 3 साल में सेंसेक्स का
EPS क्या अगर रहेगा 20%, 5 साल में सेंसेक्स का EPS क्या अगर रहेगा 20%, लेकिन आप सेंसेक्स को क्या कर दे रहे हैं 12 से 15%। मैं तो नॉर्मल बुद्धि से सोचूंगा तो ये कहूँगा कि मार्केट में तो अगर और री रेटिंग हो तो उल्टा हो ज़्यादा होना चाहिए ना, EPS से ग्रोथ से कम क्यों होगा? सो अनुज, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो अगले साल का जो सेंसेक्स का व्यू है ना, वो पूरे ग्लोबल मार्केट पे भी निर्भर है। अब जैसे कि हमारे जो अमेरिका में स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हैं, उनका ये मानना है कि SPX ये साल 5400 के आसपास रहेगा, और वहाँ पे तो पहुँच गया है SPX। तो अगर SPX यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है और वो अगर सही है तो सेंसेक्स को ज़्यादा बढ़ना मुश्किल है। फिर भी मेरे अनुमान से सेंसेक्स और भी बढ़ेगा, मतलब SPX को आउट परफॉर्म करेगा। तो ये हुई नज़दीकी बात। अब 5 साल का जो व्यू है ना, पहली बात, 2 बात मैं बोलूँगा। एक तो कि बाजार को पता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बाजार को नहीं पता है, तो थोड़ा सा तो भाव में है। ये कितना भाव में? अगर आप कह रहे हैं कि 15% ही कैगर हुआ है तो फिर कितना भाव में है? नहीं, तो जो मेरा अनुमान है, मेरे हिसाब से करीबन 40% भाव में है। 40% ऑफ दी ग्रोथ, जो ग्रोथ आने वाला है उसका 40% भाव में है, 60% आपका अभी भी बाकी है। दूसरी जो एकदम इम्पोर्टेंट महत्व की बात है वो है कि कोई भी शेयर बाजार ऐसे नहीं जाता है, वन लाइन में ऐसे जाएगा, राइट? तो एक समय आएगा जब सेंसेक्स ओवर वैल्यूड हो जाएगा, ओके, वो आपका फिर वो एक पॉइंट होता है, वहाँ से फिर रिटर्न आपके बहुत कम हो जाएंगे, बाजार गिर भी सकता है। तो मैं एक 5 साल का व्यू देख रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हर एक साल 12-15 बढ़ने वाला है, ये कभी 25-30 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो जैसे हुआ था बीच में, ये तेजी का बाजार जो 2020 जून से शुरू हुआ है, वो कोई एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जा रहा है, तो वो भी समझने की जरूरत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।